नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं 24 का चक्रवर्ती, साथ में आपके शिखा ठाकुर। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ये फागुन का महीना है और हवाओं में थोड़ी बहुत ठंड अभी भी बरकरार है, लेकिन देश का सियासी पारा इस वक्त तूफान पर है। और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में देश के इसी सियासी तापमान को नापने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के बारासात पहुंचे तो उनकी मौजूदगी की तपिश सिर्फ 80 किलोमीटर दूर सदेश खाली में ही नहीं, पूरे बंगाल और भारत में महसूस की गई। इसलिए आज हम सियासत की आंच में सुलग रहे संदेश खाली की बात तो करेंगे ही, लेकिन शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के उस नारे से जो अब बीजेपी का एक कैंपेन बन चुका है। जी हाँ, सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना से विपक्ष को जवाब दिया था। कहा था कि उनका अपना परिवार हो ना हो, पूरा देश और 140 करोड़ हिंदुस्तानी ही उनका परिवार है। प्रधानमंत्री मोदी के इस नारे के तुरंत बाद बीजेपी नेताओं ने अपने एक्स प्रोफाइल पर नाम के आगे मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मोदी का परिवार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। और अब बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे अपने चुनावी कैंपेन के रूप में लॉन्च कर दिया। आज बीजेपी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर 24 के लिए चुनावी कैंपेन मैं हूं मोदी का परिवार का आगाज किया। बीजेपी ने लिखा है कि हर किसी से अपनापन, हर किसी से सरोकार, तभी तो 140 करोड़ देशवासी हैं प्रधानमंत्री मोदी का परिवार। यानी बीजेपी ने विपक्ष की एक चूक को पकड़ करके उसे ही विपक्ष के खिलाफ अपना हथियार बना डाला। वैसे ये बीजेपी की नई रणनीति नहीं है। बीते कई चुनावी कैंपेन बताते हैं कि बीजेपी विपक्ष की गलतियों और गालियों को चुनावी अभियान में बदलने में माहिर हो चुकी है। यानी विपक्ष खुद अपने ही बुरे जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है, गलतियां करता है, प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल अटैक करता है और फिर बीजेपी उसे मेगा चुनावी कैंपेन में बदल देती है। लेकिन कैसे, इन तस्वीरों के साथ आपको समझाते हैं। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। बीजेपी की इस रणनीति को समझने के लिए आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं। पहली तस्वीर 2014 लोकसभा चुनाव की, जब कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को चाय वाला कह दिया। बीजेपी ने इसे मौके की तरह लिया और चाय पर चर्चा का चुनावी अभियान लॉन्च कर दिया। ठीक यही गलती 2019 में कांग्रेस ने फिर से दोहराई। चुनाव पीक पर था और उसी वक्त राहुल गांधी ने एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी के लिए चौकीदार चोर है का नारा उछाला। बस फिर क्या था, बीजेपी ने इसे भी चुनावी अभियान में बदल दिया और हाँ मैं भी चौकीदार हूं का कैंपेन लॉन्च कर दिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर अपना नाम बदल करके चौकीदार नरेंद्र मोदी कर लिया और इसके बाद बीजेपी के बाकी नेताओं ने भी अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया। अब 5 साल बाद ठीक वही गलती लालू प्रसाद यादव ने की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर तंज किया, लेकिन अपने सियासी कटाक्ष और व्यंग के लिए विख्यात लालू यादव नहीं जानते थे कि उन्होंने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा थाली में परोस करके दे दिया है, क्योंकि अब बीजेपी ने उनके इसी तंज को मुद्दा बनाते हुए मैं भी मोदी का परिवार कैंपेन लॉन्च कर दिया है। अब ये तो हो गई विपक्ष के ही वार को हथियार बनाने की बीजेपी की रणनीति की, लेकिन अब इस रणनीति के असर को भी समझा देते हैं आपको। 2014 में जब बीजेपी ने चाय पर चर्चा का कैंपेन लॉन्च किया तो नतीजे में बीजेपी को अकेले दम पर 282 जबकि एनडीए को 336 सीटें मिली। वही 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने मैं भी चौकीदार का चुनावी नारा दिया तो बदले में जनता ने बीजेपी को रिकॉर्ड 303 सीटें दी, जबकि एनडीए को 353 सीटें जिता दी जनता ने।
अब जब बीजेपी ने मैं भी मोदी का परिवार कैंपेन लॉन्च किया तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार मोदी का परिवार बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार कराता है या फिर नहीं। दरअसल पटना में 3 मार्च को महागठबंधन की रैली में लालू यादव ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला करते हैं। मैं पूछता हूं कि तुम बताओ कि तुम्हारी कोई संतान क्यों नहीं हुई? उनके पास परिवार ही नहीं है, वो हिंदू नहीं है। हिंदू अपनी माँ के श्राद्ध में दाढ़ी और बाल बनवाता है। प्रधानमंत्री जी की माता का जब देहांत हुआ तो उन्होंने बाल दाढ़ी क्यों नहीं बनवाया? इससे पहले 4 मार्च को भाजपा ने लालू यादव के बयान पर जवाब देते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार और राजशाही मानसिकता के गर्त में डूबे लोग ये समझ लें कि देश का जन जन मोदी का परिवार है। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने शिकायत दर्ज करवाई है। कोर्ट में ईडी ने शिकायत दर्ज करवाई है। समन का पालन न करने पर शिकायत दर्ज करवाई गई। ईडी की अर्जी पर कल कोर्ट में सुनवाई होनी है। समन पर समन पेश किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे। और एक बड़ा अपडेट, केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने शिकायत दर्ज की है। कोर्ट में ईडी ने शिकायत दर्ज की, समन का पालन न करने पर शिकायत की गई है। ईडी की अर्जी पर कल कोर्ट में अब अगली सुनवाई रखी गई है। अब ऐसे में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल की। लगातार समन पर समन ईडी की तरफ से दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल बहाने बना रहे हैं और आखिर समन में उन्होंने ये कहा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं, जिस पर ईडी ने मना कर दिया और अब ये पूरा मामला एक बार फिर से कोर्ट में पहुंच चुका है। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि बीजेपी कैसे नारों को हथियार में बदल देती है और एक नई रणनीति बनाती है। तो ये तो हो गई बीजेपी के कैंपेन की बात, लेकिन अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के परिवारवाद पर प्रहार की। क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल से लेकर के बिहार तक हजारों करोड़ों की सौगात तो दे दी, साथ ही परिवारवाद को लेकर के विपक्ष पर जबरदस्त निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के बारासात पहुंचे तो सदेश खाली की पीड़ित आदिवासी महिलाओं से मुलाकात भी की और सियासी संदेश भी साफ कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल ही नहीं पूरे देश की महिलाएं उनका परिवार हैं और उनका ध्यान रखना उनकी जिम्मेदारी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल को 15,400 करोड़ की योजनाओं का तोहफा भी दिया। इसमें देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल भी शामिल है। मेट्रो टनल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी बच्चों के साथ मेट्रो की सवारी की और उनसे बातचीत की। इस दौरान स्टेशन पर मौजूद लोगों ने उन्हें देख करके मोदी मोदी के नारे लगाए। बंगाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी बिहार की बेतिया पहुंचे, जहां से उन्होंने 12,800 करोड़ की सड़क, गैस और आईटी से जुड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आप अपनी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी हुई तस्वीरें भी देख रहे हैं, लेकिन अब तस्वीरों में आगे बात प्रधानमंत्री मोदी के विपक्ष पर सियासी प्रहार की हम कर लेते हैं। क्योंकि बंगाल में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार को संदेश खाली के मुद्दे पर घेरा, तो वहीं बिहार में भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर के विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीनों पर कब्जा किया गया, क्या कोई भी व्यक्ति सामान्य मानवी को इस प्रकार से लूटने वालों को माफ कर सकता है क्या? माफ कर सकता है क्या? क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का बीते 5 दिन में बिहार का ये दूसरा दौरा और इससे पहले 2 मार्च को उन्होंने औरंगाबाद में रैली की। लेकिन सियासी सुर्खियों में रहा उनका बंगाल का दौरा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से उन्होंने सदेश खाली की महिलाओं का मुद्दा उठाया, उससे ये तो साफ हो गया कि इस बार पश्चिम बंगाल में जीत की गारंटी अगर कोई है तो वो है बंगाल की महिलाएं। और आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तकरीबन 3 करोड़ 73 लाख महिला वोटर्स हैं और 2019 में इनमें से 92% महिलाओं ने वोट के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से 2021 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 82% रहा, यानी
बंगाल में महिलाएं न सिर्फ बढ़ चढ़कर वोट डालती हैं, बल्कि नतीजों को बदलने की हैसियत भी रखती हैं। आंकड़े भी बताते हैं कि जिस पार्टी को महिलाओं ने जितने वोट दिए, उसे सीटें भी उतनी ही ज्यादा हासिल हुई है। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को महिलाओं के 48% वोट मिले, जबकि बीजेपी को सिर्फ मिला 10%। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी को महिलाओं के 47% वोट मिले, जबकि महिलाओं ने बीजेपी को भी जमकर वोट दिए और ये प्रतिशत 10 से बढ़कर के 38 तक पहुंच गया। बीजेपी को इसका फायदा भी हुआ और उसने बंगाल की 22 सीटों पर जीत दर्ज की। इसी तरीके से 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 50%, जबकि बीजेपी को 37% महिलाओं ने वोट दिए। यानी पश्चिम बंगाल की महिलाओं का वोट बैंक दीदी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। लेकिन संदेश खाली ने बीजेपी को एक बड़ा मौका दिया ताकि वो इस वोट बैंक पे न सिर्फ सेंध मार सके, बल्कि बंगाल में पहले से ही बिखरे विपक्ष को धराशायी कर सके। ममता बनर्जी भी बीजेपी की इस रणनीति को अच्छी तरीके से समझती हैं और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल में मौजूद रहते ही उन्होंने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए बड़े ऐलान कर दिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी 750 रुपए महीने बढ़ाने का ऐलान किया है, तो वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी भी 750 रुपए और आंगनबाड़ी सहायकों की सैलरी 500 रुपए प्रति माह बढ़ाने का ऐलान किया गया। ममता बनर्जी के इस ऐलान को संदेश खाली पर उनके डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ये डैमेज कंट्रोल कितना हो पाता है, ये तो वक्त बताएगा। चलिए खबरों के सिलसिले में और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की। देखिए, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लगातार जारी है। उड़ीसा बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक है वो चल रही है। जेपी नड्डा, अमित शाह बैठक में शामिल। लोकसभा सीटों पर बैठक में इस वक्त चर्चा हो रही है। कर्नाटक, तमिलनाडु को लेकर के भी अहम बैठक हो रही है। राजस्थान की कोर ग्रुप बैठक भी यहाँ पर संभव है। तो चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है इस वक्त और दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। उड़ीसा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। जेपी नड्डा, अमित शाह बैठक में शामिल। लोकसभा सीटों पर बैठक में चर्चा। कर्नाटक, तमिलनाडु को लेकर के भी मंथन। राजस्थान की कोर ग्रुप बैठक में शामिल हो सकती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र में सीटों के लिए जारी महामंथन की, क्योंकि खबरों की अगर माने तो महाराष्ट्र में एनडीए यानी बीजेपी, शिवसेना के शिंदे गुट और एनसीपी के अजित पवार गुट के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर के सहमति बना रही है और ये सहमति बन चुकी है। लेकिन जो फॉर्मूला सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है। उसके मुताबिक महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 30 से 32 सीटों पर, शिवसेना 10 से 12 और एनसीपी 6 से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। यानी ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मुंबई में एनडीए की बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार भी शामिल हुए और कहा जा रहा है कि इस बैठक में ही सीट शेयरिंग को लेकर के ये फॉर्मूला तैयार हुआ है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना एक साथ मैदान में उतरी और 48 में से तकरीबन 41 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसमें बीजेपी ने 23 जबकि शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं एनसीपी 4 जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट में सिमट करके रह गई। लेकिन 2019 विधानसभा चुनाव के बाद दोनों पार्टियों के बीच सीएम पद को लेकर के दरार पैदा हुई और शिवसेना ने तुरंत ही तत्कालीन चीफ उद्धव ठाकरे ने ये गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। हालांकि 2022 में शिवसेना में भी 2 धड़े हुए, जिसमें एकनाथ शिंदे की अगुवाई में एक धड़ा बीजेपी के साथ आ गया। तो वहीं 2023 में अजित पवार ने भी अपने चाचा शरद पवार से बगावत करते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया और अब ये सभी एक साथ लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग फॉर्मूला महाराष्ट्र में के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और जिसमें लगभग सहमति बनती भी नजर आ रही है।